नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 2023 में अभी हम हैं कुछ 380 या 360 दिन बाकी हैं, 380 दिन 2024 के मुकाबले के लिए। और 2023 का मुकाबला तो चल ही रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव चल ही रहे हैं। अब इस बीते हफ्ते दो राजनीति की अगर हम बात करें और नहीं तो राजनीति में दो चीजें ऐसी हुई जिसको लेकर के बहुत चर्चा हुई है। एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी जा रहे हैं, विपक्ष सरकार में आ रही है। विपक्ष से मतलब जो और बाकी अलायंस है वो सब सरकार में आएंगे और कांग्रेस उसका नेतृत्व करेगी। इसको लेकर के तमाम सवाल हुए कि भाई कैसे अंकगणित शुरू हुआ, तो उस सब चीज पर बात करेंगे। और दूसरी खबर हुई जिस तरीके से हमने देखा पवन खेड़ा की गिरफ्तारी, तो क्या ये ठीक है? क्या जिस तरीके से वो गिरफ्तारी हुई वो ठीक है? क्या आलोचना से या बोले हुए बयान से इतनी विचलित हो जाती है सरकार कि गिरफ्तारी करनी पड़ जाती है? और इन सब चीजों को देखते हुए किसकी रणनीति ज्यादा कारगर सिद्ध होगी? एक ऐसी रणनीति जो विपक्षी एकता को लेकर के 2024 में जानी चाहती है, और विपक्षी एकता है या नहीं हमें नहीं मालूम, और दूसरी कि जरा सा भी आलोचना हो या कुछ हो तो एक आरोप लगता है कि आपकी जरा सी भी आलोचना कर दें तो आपको तकलीफ उठती है कि आप गिरफ्तार करने भाग लेते हैं। तो मुकाबला में आज जो सवाल हम पूछ रहे हैं, किसकी रणनीति होगी कामयाब, और विपक्षी एकता क्या ये वो हसीन सपना है जो हकीकत नहीं? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। प्रकाश चंद्र शर्मा, नेता हैं बीजेपी के। कात्यायनी चतुर्वेदी, आप बीजेपी समर्थक हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री, कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला हैं। रिजू दत्ता, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, और सुप्रिया श्रीनेट, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले सुप्रिया जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। सब लोगों को एक एक मिनट का समय देंगे शुरुआती वक्तव्य के लिए। सुप्रिया जी, आपका समय शुरू होता है अब। 2024 का जो चुनाव है वो मुद्दों पर चुनाव होगा, और उस मुद्दे पर समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है। वो मुद्दे हैं गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। वो मुद्दे हैं इस देश में वैमनस्यता और विषमताएं फैलाना। और वो मुद्दे हैं कि कैसे आप चुन चुन कर अभिव्यक्ति की आजादी को समाप्त कर रहे हैं, और जो लोग आपसे तीखे सवाल मुद्दे पर बात करते हैं उनको आप गिरफ्तार करते हैं अपनी निरंकुश पुलिस के जरिए। कैसे आप लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करते हैं, ये है चुनावी मुद्दे। और किसी को भी लेश मात्र ये संकोच या संशय नहीं होना चाहिए कि विपक्ष साथ नहीं है। हम सब अपने मतभेद भुलाकर, कहीं पर बड़ा कहीं पर छोटा दिल कर कर एक साथ खड़े हैं। जब वक्त आएगा तो जैसा कि मेरे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, आपको विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आएगा। और उसी से तानाशाह बौखलाए हुए हैं, और जो कल मेरे कुलीग पवन खेड़ा जी के साथ हुआ वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, उस घबराहट का, उस बौखलाहट का। पहले भारत जोड़ो यात्रा से घबराए थे, और अब सवाल पूछने वालों के खिलाफ आप पुलिस भेज रहे हैं, और हर अमर्यादित, हर असंसदीय काम करने पर आप तुले हुए हैं, जबकि अडानी पर जवाब आपको देना है, हमें नहीं। एक मिनट का समय खत्म हो गया। प्रकाश चंद्र शर्मा जी, आपका वक्तव्य। संकेत जी, विपक्ष का जो हाल है, खासकर कांग्रेस का, उस जेलर की तरह हाल है जो कहता है कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। स्थिति ये है, ना आपको मंजिल का पता ना ठिकाने का पता। ऐसा फूटा हुआ गुब्बारा जिसमें दुनिया भर के पंचर्स लगे हैं, उसके बाद ये साथ आने की बात करते हैं। ये मेरी कहने की बात हुई। प्रैक्टिकलिटीज अगर हम जाके देखें, आज जो जितने चुनाव हुए, चाहे मैं बिहार विधानसभा की बात करूं, बाई इलेक्शन हुआ, सारी विपक्षी दल एक था, कांग्रेस उसको लीड कर रहे थे, आरजेडी था। तो पब्लिक इससे उकता चुकी है, जनता इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। परिवारवाद की राजनीति और व्यक्तिवाद की राजनीति को जनता खारिज कर चुकी है। देश तरक्की के रास्ते पे है, और जनता चाहती है, बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि जो परफॉर्म करेगा, जो देश को आगे ले जाएगा, हम उसके साथ हैं। और परिणाम मुझे लगता है 24 में एक और पूर्ण बहुमत के साथ और स्पष्ट बहुमत के साथ देश दोबारा मोदी जी को चुनने जा रहा है। जी, विनोद अग्निहोत्री जी। देखिए, 2024 के चुनावों की पटकथा जो है 2023 के चुनावों के नतीजों में छिपी हुई है। 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं, पूर्वोत्तर में हो रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं, उन विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर विपक्षी एकता की तस्वीर बनेगी। कभी भी विपक्ष 1 साल 1.5 साल पहले एक नहीं हुआ है। हमेशा चुनाव के 2-3 महीने पहले से उसकी एकता की कार्रवाई शुरू होती है, और कई बार तो चुनाव होने के बाद विपक्षी एक हुए हैं। जनता पार्टी का भी ऐसे ही हुआ, और 2004 का भी यही हुआ। तो ये इस तरह से होता है। दूसरी बात यह है कि मुद्दों पर हर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन आखिर तक आते आते वो चुनाव जो है तमाम दलों की गोलबंदी,
सामाजिक ताना बाना और सामाजिक ध्रुवीकरण के हिसाब से ही नतीजे प्रभावित होते हैं। आज की तारीख में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके कील काटे विपक्ष के मुकाबले ज़्यादा दुरुस्त हैं, ज़्यादा मेहनत कर रही है, ज़्यादा उनका जो है एक ये है कि वो चुनाव की मशीन है। जिस तरह से ये एक चुनाव खत्म होता है अगले चुनाव पर लग जाते हैं। विपक्ष को अभी बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैं नहीं मानता कि 2024 बिल्कुल एक तरफा होगा, मुकाबला होगा। निर्भर करेगा कांग्रेस पार्टी कैसा परफॉर्म करती है 2023 के चुनाव में और बाकी विपक्षी दलों को कैसे। ये बात आप पहले भी रख चुके हैं कि एक 23 के जो मुकाबले होने हैं विधानसभा के, उनमें किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा वो ये सुनिश्चित करेगा विपक्षी एकता में कांग्रेस अपनी क्या भूमिका निभाती है। मैं अभी वापस आऊंगा आपके पास। कात्यायनी चतुर्वेदी जी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो विपक्षी एकता की बात है ये 2014 से शुरू हुआ और बीरबल की वो खिचड़ी है जो अभी तक 14 से पक रही है, पता नहीं कब पकेगी, किसी को पता नहीं है। आप देखें किसी भी राज्य में उठा लें, त्रिपुरा में क्या हाल है, वो मेघालय में चले जाइए, जहां उनकी आइडियोलॉजिकल पार्टी टीएमसी बन सकती है, वहां उसके खिलाफ बोलते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि ये पूरी तरह से ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। संशय लगातार आपसी बना हुआ है विपक्षी दलों में। कोई कुछ राग अलापता है, एक नेतृत्व संकट खड़ा हो जाता है। ये नेतृत्व संकट विपक्ष के साथ ही है, ये लगातार बना हुआ हम देखते हैं। ये 14 से शुरू हुआ। आप देख लीजिए, जब केसीआर ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा की तो राहुल गांधी खड़े हुए सबसे पहले और उन्होंने कहा आप अंतरराष्ट्रीय पार्टी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 24 जो दलों को न्योता दिया गया भारत जोड़ो यात्रा में, ये कह के कि हम एकजुट हो जाएंगे, विपक्ष एकजुट है, उसमें से कितने आए? 3,500 किलोमीटर की यात्रा में 3.5 पार्टी भी नहीं जुड़ पाई ठीक तरह से। जुड़े वो लोग जिनको सच में, जो अपने यहाँ जीरो थे, जिनको ये लग रहा था कि नहीं जी हमको पकड़ना है, तो जीरो और जीरो का मेल जीरो ही होता है। ठीक है, वापस आऊंगा आपका। रिजू दत्ता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरा विपक्ष चाहता है एक संयुक्त भारत और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पे एकजुट है। ये 2024 की जो इलेक्शन होगी ये होगी लोगों के मुद्दे और बीजेपी के जुमलों के बीच में। आप देखिए, हमारे देश के विश्वगुरु और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे 2014 में। आज पूछने जाएंगे तो जवाब होगा कि औरंगजेब आके मंदिर तोड़ दिया। उन्होंने कहा था पक्के घर बनाएंगे। आज पूछने जाएंगे तो बोलेंगे कि नेहरू जी ने भारत को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे। आज पूछिए, बोलेंगे सारे किसान खालिस्तानी है। उन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। आज पूछेंगे तो बोलेंगे जय श्री राम। और लास्ट में उन्होंने कहा था सारा काला धन वापस लाएंगे और भारत को सोने से मोड़ देंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख जाएगा। आज पूछने जाएंगे तो कहेगा कि कांग्रेस टीएमसी सब भ्रष्टाचारी है। बात यह है कि धूल है चेहरे पे और साफ कर रहे आईना। लोग बीजेपी के जुमलों से और टोपीबाजी से परेशान हो चुके हैं। उन महंगाई, नौकरी और ये सारे मुद्दों पे देश की जनता त्रस्त है और लोगों ने तय कर लिया है कि लोकतंत्र के नाते, लोकतंत्र के लिए, लोगों के लिए और संविधान। ठीक है रिजू दत्ता जी, आपकी बात सुन ली। सुप्रिया श्रीनेट, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, पवन खेड़ा जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनको अदालत से कुछ शुरुआती राहत मिली है, वो प्लेनरी सेशन में हिस्सा ले पाए हैं। लेकिन जब असम के मुख्यमंत्री, जिनकी पुलिस ने ये गिरफ्तारी की थी, उनसे जब सवाल पूछे गए, एनडीटीवी ने सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई पुलिसिया कार्रवाई तो होती है। पिछले साल जब मैंने राहुल गांधी के पिताजी के बारे में कुछ बोल दिया था एक रैली में, तो मेरे खिलाफ भी कई एफआईआर कर दी गई थी। तो अगर वो क्लैम्प डाउन सही था तो ये भी क्लैम्प डाउन सही है, कानून अपना काम करेगा। तो सत्ता का दुरुपयोग अगर सवाल है और प्रश्न है, तो एक आरोप आपके ऊपर बीजेपी लगाती है कि फिर आपने भी तो वही किया। बीबीसी पर रेड डालना, महाधिवेशन रायपुर में हो रहा है, हमारे प्रवक्ता को गिरफ्तार कर लेना, हमारे कोषाध्यक्ष और एमएलए पर रेड डालना, एक स्लिप ऑफ टंग के लिए पवन खेड़ा जी को डिप्लेन कर लेना, असम की निरंकुश पुलिस से गिरफ्तार कराना, और वो तो सुप्रीम कोर्ट का साधुवाद हो कि हमको राहत मिल गई। ये सब क्यों होता है? क्योंकि बीजेपी कहती है हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं आपसे पूछती हूं और आपकी परमिशन से मैं कुछ सुनाना चाहती हूं, क्योंकि मीडिया वो नहीं सुनाएगा, आप भी वो नहीं सुनाएंगे। अगर अपशब्दों की ही बात हो रही है तो अपशब्द तो किसी को नहीं बोलने चाहिए। ये तो स्लिप ऑफ टंग था, जब उन्होंने बोला तभी उन्होंने सॉरी, आगे उनका नाम सही लेकर आगे की बात बढ़ाई। पूरे होशो हवास में इस देश के प्रधानमंत्री ने किन शब्दों का प्रयोग किया, जरा वो भी सुन लीजिए, वो सुनने जरूरी है।
ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? जरा बता दीजिए। आदरणीय दीदी, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना जो अब दिवंगत है, एक कांग्रेस अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा कहना, चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी कहकर हैकल करना, और यही नहीं, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया वो भी सुनवाइए। मनमोहन सिंह की है, किसी के किताबों में डाल देना, अल्लाह बचपन की परंपरा चलाना, यही वाले साहब पंजाब में चाहिए आपको। बाथरूम में रेनकोट पैसे के लाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। जी सब ये क्लिप जो है, हाँ, कांग्रेस ने भी रिलीज की थी। आपका पॉइंट मैं समझ गया। अब एक मिनट नहीं, मुझे बोल लेने दीजिए, अभी तो मैंने सुनाया है। हाँ। जो वक्तव्य मीडिया को सुनाना चाहिए वो विपक्ष को मीडिया चैनलों पर आकर सुनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आईना हम मीडिया को भी दिखा रहे हैं, हमारे वक्तव्य सुना रहे हैं, चुनौती देती हूँ। मेरा हाँ, दिखा दीजिए। आपके चैनल से मैं ये कह रही हूँ, ये वक्तव्य होश, मैं आपको ये एक चीज इससे पहले, क्योंकि आपने मीडिया पर आरोप लगाया, मैं जरा अपने आप को औरों से अलग करना चाहता हूँ। कल का हमारा थर्सडे का अगर आप कार्यक्रम देख लें, खबरों की खबर, उसमें आपको ये सारी क्लिप्स दिखाई दे जाएंगी। संकेत जी बहुत अच्छी बात आगे है, बढ़ते मुझे बोल दीजिए, मुझे जाना है। हाँ। ये पूरे होशो हवास में इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने महिलाओं के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, दीदी ओ दीदी, चुने हुए प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह बुलाना, चुने हुए प्रधानमंत्री को नाइट वॉचमैन बुलाना, चुने हुए प्रधानमंत्री को कहना कि वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं, ये होशो हवास में कई बातें हैं। और अगर स्लिप ऑफ टंग पर ही सूली टांगना है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या स्लिप ऑफ टंग बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं था? मुझे लगता है मेरे देश का प्रधानमंत्री पटाओ नहीं पढ़ाओ बोलना चाहता था, मुंह से गलती से निकल गया पटाओ। मुझे लगता है मेरे देश के प्रधानमंत्री को इस देश के राष्ट्रपिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी जरूर पता होगा, लेकिन वो मोहनलाल बोल जाते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर बात का बतंगड़ बनाना और छुई मुई बन जाना पर्याय नहीं है। मुझे नहीं पता आप ये पाठ दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, लेकिन मूल मुद्दा आज है आपको अडानी जो घोटालों के आक्षेपों में घिरे हुए हैं उन पर जवाब देना है। बात आप इधर उधर सिंगापुर पेरिस की करनी बंद चलिए, कर ये सवाल मैं जरा प्रकाश चंद शर्मा जी से पूछूं। आपने सुन लिया, एक बड़ा इलेबोरेट जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेट ने। उन्होंने कुछ पुरानी क्लिप सुनाई हैं, मीडिया पर आरोप लगाया है, मैंने उनको बता दिया कि भाई हमारे यहाँ तो चल रहा है, मैं नहीं जानता हूँ किसकी बात कर रही हैं। बहरहाल प्रकाश चंद शर्मा जी, जो सवाल है, जो सवाल ये पूछा, जो ये सवाल नहीं, सुप्रिया जी देखिए अब थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि ये क्लिप चला चुके हैं, आप फिर आरोप लगाएंगे, फिर मैं पुरानी क्लिप निकालूंगा, ये सब चीजें अभी थर्सडे को ही चली हैं हमारे यहाँ। एनीवे, उनका सवाल ये है कि ये जानबूझ के ये सब किया जा रहा है कि जो कांग्रेस के आरोप हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते पर जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है उसका आपको जवाब ना देना पड़े, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इस पर आपका जवाब। संकेत, कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी पे जो परिवारवाद के बेस पे जड़ पे टिकी हुई है और जब जड़ें सूखने लगी हैं, तने उससे हटने लगे हैं, वो एजेंडा देश को दे नहीं रहे हैं, अपना प्रोपेगेंडा दे रहे हैं कि दोबारा हम सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, अपने आप को कैसे सिद्ध करें, अपने आप को कैसे लाइमलाइट में रखें, वो मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल पवन खेरा जी का इन्होंने दिया, आज तक कल के लिए इनके लिए कोर्ट दोषी था, अब कोर्ट ने राहत दे दी तो बोल रहे हैं कोर्ट पे विश्वास है। अगर अडानी वाले मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे इनको दिक्कत है, देश में संविधान मौजूद है, देश में कानून मौजूद है और उसी कानून से ये देश चल रहा है, किसी की बपौती नहीं है ये, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये किसी की बपौती नहीं है कि कोई जो मन से चाहेगा कर लेगा। हमने आने के बाद, मोदी ने आने के बाद देश में सिस्टम लाई है, देश में ट्रांसपेरेंसी को लेके आए हैं। उस डेटा की आप बात करोगे नहीं, आप डेवलपमेंट की बात करोगे नहीं, आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जीरो आइडियोलॉजी है। आपकी पिक एंड चूज की राजनीति है कि जब चाह आपने उसको टीएमसी को चुन लिया कि साहब हम मंच पे है, मोदी। अच्छा, लेकिन ये सवाल तो बीजेपी से भी पूछे जाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि एनडीए में अभी कौन घटक दल बचा है? बात एनडीए की कितने लोग बचे? देखिए, दो बातें हैं संकेत जी, बात बिल्कुल सबसे तो रिश्ता टूट गया। बात आइडियोलॉजी की है। बिहार में स्थिति आप देख रहे हैं,
आप पूरे क्रोनोलॉजी को समझिए, पूरे देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है, हाँ। कि जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, जो रीजनल पार्टीज रही हैं, ये फाइट बीजेपी वर्सेस अदर्स का नहीं है, ये अदर्स वर्सेस अदर्स का है। उसमें इनको जब सुविधा की जरूरत है तो एक दूसरे को, अभी टीएमसी और यहाँ पे कांग्रेस बैठ के एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, और कल इन्हीं के नेता माननीय राहुल गांधी जी वहां पे बोल रहे हैं कि साहब टीएमसी तो बीजेपी की बी एजेंट के रूप में काम कर रही है। हाउ कम इट पॉसिबल? हम अपने एजेंडे पे चुनाव ले रहे हैं, जनता के बीच अपने मुद्दे लेके जा रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी से उनको दिखा रहे हैं। इन्होंने 70 सालों में जीरो किया, देश का भट्टा बैठाया, और उसके बाद ये बैठ देखिए, के आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से मुकाबला अगर 2024 का है, तो अभी यहां पर अग्निहोत्री जी बोल रहे थे कि पहले 23 की चुनौती प्री बोर्ड निकाल लीजिए, उसके बाद फिर बोर्ड की परीक्षा में बैठ जाइएगा। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब ये कहते हैं कि 24 में हमारी सरकार बनेगी, हम उसका प्रतिनिधित्व करेंगे और सारे विपक्ष के लोग एकजुट हो जाएंगे, तो क्या इसको हसीन सपना माना जाए? क्योंकि आरोप ये लगता है 2014 से इसी गठजोड़ में लगी हुई है विपक्ष। एक जगह मामला आके अटक जाता है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। ये एक बयानबाजी अभी आपके शो पर भी हुई थी, उसका मैं जवाब देती हूँ। हाँ जी। 2014 से लेकर अभी तक 19 घटक दलों ने एनडीए को छोड़ा है, जिसमें से सबसे पुराने शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल जैसे लोग हैं। पहली बात, 19 घटक दलों आपके शिव से जंप करके आपको तिलांजलि देकर चले गए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा हसीन सपना। हसीन सपना क्यों? हम तो धरातल की राजनीति कर रहे हैं और इस देश की रीजनल पार्टीज उस धरातल की प्रतिबिंब है। आपको उनके साथ मिलकर अलायंस करना पड़ेगा और बिल्कुल कहीं पर हमें दिल बड़ा करना पड़ेगा, 2 स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, कहीं पर हम लोग को मन मारना पड़ेगा। लेकिन मैं तो आपसे पूछती हूँ, जब आप मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ, पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं तो गले लग लेते हैं, जब सरकार का संबंध विच्छेद हो जाता है तो वो आतंकवादी गुपकर गैंग बन जाती है। तो ये आप बताइए ना, आपकी क्या बात है? शिवसेना जब तक आपके साथ है आप उनको निस्तो नाबूद करने पर तुल जाते हैं। अब शिरोमणि अकाली दल जब तक आपके साथ है सिर पर बिठाएंगे, उसके बाद उनको तिलांजलि दी जाएगी। तो मुझे ये बताइए कि आप जहां जाते हैं अपने ही घटक दलों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत प्रमुख स्तंभ आज रीजनल एस्पिरेशंस, रीजनल पार्टीज हैं। 2019 में आप जीते, इसकी कोई हम दो राय नहीं है, लेकिन 2024 में आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो हुआ है ना एक व्यक्ति का, 609 नंबर से 2 नंबर पर ला दिए गए। बाकी देश का क्या हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट में वी आर नंबर 1, महंगाई में वी आर नंबर 1, आटा और बेसन पे जीएसटी आपने लगाया। इस देश में आर्थिक असामान्यता इतनी है कि 1% के पास देश की 40% संसाधन है। कहो महंगाई की बात तो कहते हैं जी मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाता। तो आप कैसे किसी का निवारण कर रहे हैं? वहां पर उत्तराखंड में आप लड़कों को पिटवा रहे हैं लाठियों और डंडों से, क्योंकि वो नौकरी की बात कर रहे हैं, उनको लहूलुहान कर रहे हैं। आपको लगता है ये डेवलपमेंट है? किसका डेवलपमेंट हुआ है प्रभु? आपके एक ही मित्र का इस मित्रकाल में डेवलपमेंट हुआ है। आप लोग तो अब उनके ज्यादा बड़ा प्रवक्ता बन गए बजाय भाजपा के बनने। ठीक है, कात्यायनी चतुर्वेदी जी, मैं आपको यहां पर लाना चाहता हूं। देखिए, ये कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएगी, वो मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं, वो हमने देख लिए। उसमें लोग साथ आएंगे या नहीं आएंगे, सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं कि बड़ा दिल होगा और जब बैठा जाएगा, जब चर्चा होगी तो बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लिया जाएगा। आप तो चुनाव पर कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि कांग्रेस के हिसाब से बहुत मुद्दे हैं जो कि जनता को टीस पहुंचा रहे हैं और उनका निवारण नहीं है। क्या नहीं संकेत जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये पूरी जनता भी, पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दे क्या हैं। हाँ। कांग्रेस के पास देखिए ना, राहुल गांधी जब लोकसभा में खड़े होते हैं बोलने के लिए तो उनके पास कोई और मुद्दा नहीं होता है बोलने के सिवाय इसके कि वो बोलते हैं कि दोस्ती कैसे निभाई। भाई यही दोस्ती राजस्थान में भी तो निभाई जा रही थी, तब की फोटो क्यों नहीं लेके आते हैं? कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आजकल देख रही हूं कि फोटो लेके आ जाते हैं। अरे भैया फोटो तो और भी निकाल के लाओ ना, बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं, वो भी लेके आओ। वो नहीं दिखता है इनको ये दिखता है कि भाई गरीबी, अरे उस मुद्दे पर भी बात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी की सरकार ने कहा है, लेकिन आप ये तय करो ना, आपके तो सिर फुटअव्वल यहीं पे पड़ी हुई है कि हम किसको लेकर आगे आएंगे, बड़ा दिल छोटा दिल, अरे कोई दिल ही नहीं है यहाँ बस जिसको दिख रहा है कि जी सत्ता पे कुर्सी पे हमें बैठना है, जहां कुर्सी दिखाई देती है वहां दिल जो है वो डब्बे में बंद करके रख दिया जाता है कि बेटा बाद में धड़कना, अभी हम कुर्सी पे बैठेंगे। अब कुर्सी पे कौन बैठेगा आप देख लीजिए, उठा लीजिए कहीं से भी। नीतीश जी बेचारे वहां संदेशा भिजवाते हैं कि हमारी तरफ से कह दीजिए, गुजारिश कर रहे हैं कि मान जाएं, वहां वो कह दिया जाता है कि हमें नसीहत ना दें। हाँ। अरे भाई कैसे चलेगा ये?
ठीक है। आपका जैसे चेहरे की बात आती है, आपके सारे और जो हैं सब्जबाग जो लोगों ने सजाए हुए, सबको लगता है कि भाई अरे हम कैसे नहीं जाएंगे, कांग्रेस हमें क्या नसीहत देगी। सर देखिए संकेत जी, भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों वाली 272 अपने दम पर लेके आई थी। और ये जो कहते हैं ना लोग कि जी वो उनसे छिटक गए पिटक गए, क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी मजबूरियां भी होती हैं। शिवसेना की स्थिति देख लीजिए, अब देखिए, नहीं संकेत जी, पनौती कौन है देखिए ना, जो जो लोग गए जिसके साथ, शिवसेना की स्थिति देखिए किसके साथ गए थे, पनौती कौन हो गया उनके लिए। अरे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और देखिए ना भारत जोड़ो यात्रा में आप देख लीजिए, सबने कह दिया अरे भाई जिसके साथ ही आए थे समाजवादी पार्टी, सपा बसपा, अरे सब छोड़ दीजिए, वो सुभाषपा वाले नहीं गए, उनको भी बुलाया गया था। एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर मुझे, जल्दी से वापस लौटते हैं, मुकाबला जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे 2024 के लिए जो बात खड़गे जी बोल गए कि एक एकजुट होंगे सब लोग, सारी पार्टियां और सरकार बनाएंगे, ये सही में मुमकिन है या एक हसीन सपना है? मैं रिजू दत्ता आपसे शुरू करना चाहता हूं ये भाग, और आपसे जानना चाहता हूं, बंगाल के संदर्भ में बात कर लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कैसे होगा गठबंधन, क्योंकि इससे पहले कई बार बात हुई। क्या आपकी पार्टी रियलिस्टिकली अपने आप को कांग्रेस पार्टी के साथ देखती है? तो एक जवाब देना चाहता हूं जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। हमें लगता है, तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि विपक्ष को लोकसभा चुनाव, जो आने वाली लोकसभा चुनाव है, उसको राज्य के चुनाव के कुल योग में बदलना होगा। मतलब इस बात का मतलब यह है कि अगर आप हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे, कुछ राज्य में जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अगर यहाँ के आप विधानसभा के नतीजों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि लोकसभा में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो बीजेपी 240 का आंकड़ा नहीं पार कर रहा है। मोदी जी और बीजेपी को हराया जा सकता है, उनको मुक्के बल खानी पड़ती है। कैसे? ये तो बंगाल में प्रमाण हो गया 2021 में, उनको हराया जा सकता है। मुख्य प्रश्न कैसे? खड़गे जी ने फॉर्मूला दे दिया, लेकिन वो फॉर्मूला, अरे मेरा बात कबूल भी तो होना चाहिए। एक सेकंड खत्म कर लूंगा। हाँ। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 2024 में बंगाल में, मैं बंगाल की बात करता हूं, बीजेपी को जो 18 सीट मिले थे, इस बार 10 नहीं मिलेंगे। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राहुल गांधी जी को जीतना है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो जहां पर बीजेपी को हराया है, वो अगर वो वहां हराए, वो अगर बीजेपी को वहां हराएगा, बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी 2024। वो हरा भी नहीं पाएगा ना, हरा पाएगा नहीं संकेत जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 200 से ऐसे ज्यादा सांसद रहे जो 50% से ज्यादा के वोट मार्जिन से जीत के आए। अगर आप वोट के मार्जिन की भी बात करें तो ऐसे हमारे सांसद रहे जिन्होंने 70% से ज्यादा वोट हासिल किया। मुद्दों की बात करिए, आज गांव में जाइए, बेसिक जो लोगों को घर की आवश्यकता है, शौचालय की आवश्यकता है, राशन की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, गैस चूल्हे की आवश्यकता है, महिलाओं को, जो महिलाएं जिनको आप भी जानते हैं, उस बेल्ट में आपने देखा है गांव की बुजुर्ग महिलाओं को लोग घर में ऐसे ही तिलांजलि किनारे बिठा देते थे। आज जब उनके खाते में पेंशन जाती है तो उनका महत्व घर में बढ़ चुका है। क्या वो महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? मैं लोगों के बीच में सड़क पे ये भारत जोड़ो यात्रा चौराहे पे चलने से और देखिए NH24 पर चलने से नहीं होती है। गांव में उतर के जमीन में मिट्टी में लोगों के बीच जाने से पता चलता है। किसके लिए कह रही हैं? नेशनल हाईवे पे कौन मैं कह रही हूँ कि वो चल के हाईवे पे भारत जोड़ो 3,500 किलोमीटर की यात्रा करने से नहीं होती है। भारत जोड़ो पर बात हुई है। विनोद जी, अगर आप इजाजत दें, एक बार सुप्रिया जी का रिस्पॉन्स ले लें, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी सुप्रिया जी। सॉरी, मैं आपकी गेस्ट का नाम नहीं जानती। कात्यायनी चतुर्वेदी। जरूरी भी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, यही जाने। प्लीज बीच में मत बोलिए, शांत रहिए, बौखलाइए मत, शांत रहिए। बौखलाहट तो दिखती है भाई साफ तौर पर। एक सेकंड कात्यायनी जी, एक एक करके। यू कांट मिसबिहेव योर वे आउट ऑफ दिस। 5 बार जब से इनका वक्तव्य हुआ, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम लिया। भारत जोड़ो यात्रा का डर और बौखलाहट किसके सिर चढ़कर बोल रहा है, वो 5 बार के संदर्भ से ही पता चल जाता है। यह सच है कि भारत जोड़ो यात्रा में लाखों करोड़ों लोग आए, जिन्होंने हाथ जोड़ के कहा 9 साल से एक आदमी की बात, मन की बात सुनकर तंग आ गए, कोई हमारी तंत्र की गढ़ की बात तो सुने। और वही काम राहुल गांधी जी ने किया।
लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लोग महंगाई से, लोगों की कमर टूट गई है, हौसला टूट गया है, लोग आर्थिक असमानता से परेशान हैं, लोग आपके दुराचार से, जब आप भाई को भाई से लड़ाते हैं, जब आप लिंचिंग कराते हैं, जब आप बोलने के लिए लोगों को जेल में बंद कराते हैं, जब आप वैमनस्यता फैलाते हैं, जब आप आजादी के शूरवीरों को और महात्मा गांधी को गाली दिलवाते हैं और मौन रहते हैं, तब दिक्कत होती है इस देश को, और वो देश चीख चीख कर कह रहा है। आप ना सुनना चाहिए, ये आपकी बात है। छोटी सी बात बता देती हूँ, ये कुछ खातों की बात कर रही थी। कहते थे मोदी जी पकौड़ा तलना भी तो नौकरी है। अरे पकौड़ा तलने वाला तेल 220 कर दिया, और जिस गैस पर तलना था वो 400 से 1200 कर दी। पूछिए उस महिला से जिसके खाते में आप पैसा डाल रहे हैं, पूछिए उस किसान से, 700 की शहादत हो गई और आज भी एमएसपी का कानून नहीं बुना। पूछिए उस किसान से जिसको डीजल पर, जिसके फार्मिंग इक्विपमेंट पर, कीटनाशक पर, खाद पर, एक खेतिहर परिवार से आती हूं, आपने खेती से इतना पैसा वसूला और उनकी कमर तोड़ी महंगाई से। ये बात करेंगे आर्थिक चीजों की, क्या आर्थिक किया है आपने? 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, कब भरे जाएंगे? क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? किसके लिए रोका जा रहा है? और मैं फिर से एक बात कहूंगी, 2 घंटा 40 मिनट दोनों सदनों में इस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। ये अलग बात है कि गला उनका सूख रहा था और अडानी का नहीं बोल पाए, लेकिन छोटे निवेशकों का, LIC का इन्वेस्टमेंट आज अडानी ग्रुप में नेगेटिव हो गया है। कोई पूछ रहा है सवाल कि 30 करोड़ लोगों की LIC पॉलिसी का पैसा नेगेटिव कैसे हो रहा है? 45 करोड़ अकाउंट होल्डर्स, SBI का पैसा लगा है, वो टैक्स पेयर्स बनी है, वो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कैसे जा रहा है? यूके का रेगुलेटर प्रोब कर रहा है, हमारे यहाँ आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमा ली जाती है। इस मुद्दे पर एक मैं राइट टू रिप्लाई आपको दूंगा, बीजेपी अपना जवाब दे दे, लेकिन उससे पहले विनोद जी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। रिजू अभी आता हूं जी। विनोद जी, मैं आपसे फिर अपना जो मूल हमारा प्रश्न है आज का, वो ये है कि विपक्षी एकता की, या विपक्षी ना भी बोलें, कुछ पार्टियों की गैर भाजपा एकता, आपको लगता है कि ये मुमकिन है? एक तो होता है थियोरेटिकली और एक होता है प्रैक्टिकली। देखिए मैं फिर कहूंगा, प्रैक्टिकली तस्वीर दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के आसपास बनेगी। और तभी देखिए, एकताएं, जो राजनीतिक एकता होती है किसी भी गठबंधन की, वो राजनीतिक कंपल्शन से होती है। और जो बड़ा दल होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये 2 बड़े दल है, राष्ट्रीय दल हैं, जब हवा और लगता है कि ये दल जीतने की स्थिति में है या सत्ताधारी दल को ये हरा सकता है, तब उधर बढ़ते हैं। नहीं, आप ये जैसे अभी तृणमूल के जो रिजू दत्ता हैं, उन्होंने ये चीज साफ साफ बोली। उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल होकर के देखना होगा कि जो जहां हरा सकता है वो वहां लड़े। ये तो देखिए, ये तो एक सामान्य सा सिद्धांत बन रहा है। कांग्रेस भी इसको मान रही है, सुप्रिया जी भी बार बार इस बात को कह रही है, नीतीश कुमार भी ये कह चुके हैं, और ये तृणमूल के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि जो जहां मजबूत है वो हराए। यानी कांग्रेस वेस्ट बंगाल छोड़ दे, कांग्रेस बिहार में कम शेयर ले, उत्तर प्रदेश में, जैसे अगर आंकड़ों की बात कर लें 2019 में करीब 120 ऐसी सीटें थी, प्लस माइनस हो सकता है 10, क्योंकि जो हमने डेटा क्रंचिंग की है, जहां डायरेक्ट फाइट थी कांग्रेस और बीजेपी, 128 सीटें के जी। और वहां पर करीब करीब 90% का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सीटें बीजेपी के फेवर में। तो इस फाइट को किस तरीके से लड़ा जाए? और ऐसे में अगर कांग्रेस क्लेम करेगी हम मेन फ्रंट रहेंगे, ऐसे एक फॉर्मेशन, क्लेम तो कांग्रेस का रहेगा मेन फ्रंट का, क्योंकि जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं वहां दूसरी पार्टियां हैं ही नहीं। अब गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी की ही लड़ाई होगी, भले आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिला, लेकिन लोकसभा में क्या तस्वीर होगी अलग हो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई होगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी बीजेपी लड़ाई, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, हरियाणा में। तो ये वो राज्य हैं जहां कर्नाटक नहीं है। कर्नाटक में जेडीएस है एक उस पर, लेकिन डायरेक्ट फाइट है फिर भी दोनों। तो इसलिए वो जो सीटें हैं तो कांग्रेस तो का ही क्लेम होगा, वहां समाजवादी पार्टी का क्लेम नहीं होगा, वहां जनता दल इसका क्लेम नहीं होगा, तृणमूल का क्लेम नहीं होगा। लेकिन तृणमूल का क्लेम कहां होगा? बंगाल में तो रहेगा ही, मेघालय में भी हो सकता है। जो पेच फंसेंगे, त्रिपुरा में कैसे होगा, आसाम में क्या होगा, जो पेच फंसने वाली बात है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिलेंगी, बिहार में कितनी मिलेंगी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आधार पर अलायंस करेगी, और इसी चक्कर में फिर साथ आने में दिक्कतें हो सकती हैं। टीआरएस जो है, चंद्रशेखर राव, बीआरएस चंद्रशेखर राव जो है, वो क्या स्पेस कांग्रेस को तेलंगाना में देंगे? चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी से कांग्रेस का क्या संबंध होगा? ये वो पेच हैं जो कांग्रेस को सुलझाने हैं विपक्षी एकता में। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आप याद करिए 2014 का उस समय जब देश को लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जीत के आ रहे हैं, तो रामविलास पासवान
कि लोक जनशक्ति पार्टी जो लगातार पानी पी करके बीजेपी और मोदी जी को कोसते रहते थे, वो 15 दिन पहले चले जाते हैं बीजेपी के साथ। तो मतलब अलाइनमेंट चेंज होता है। उपेंद्र कुशवाहा चले जाते हैं बीजेपी के साथ। तो संकेत जी, ये निर्भर करेगा, मैं बार कर रहा हूं, ये निर्भर करेगा कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर, जो 23 में चुनाव होने हैं, और उससे जो माहौल बनेगा, तब ये रीजनल पार्टियां कांग्रेस में। क्योंकि सुप्रिया ने एक सवाल पूछा था, तो आप दोनों से मैं एक एक करके, वो गठबंधन की बात करती है। नहीं, गठबंधन नहीं, उन्होंने एक सवाल ये पूछा था कि क्या आप भटकाने की कोशिश कर रही हैं, वो बार बार एक रिश्ते पर सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, रिश्ते पर सवाल पूछ और बीजेपी उससे बच के निकलना चाहती है। एक रिश्ते पर सवाल मैं भी पूछ लूं। इनका मैं बताती हूँ, इनका गठबंधन जो है ना, इनका जो रिश्ता है वो कहां कहां पर मजबूत है। ये बार बार अडानी पर बात की जा चुकी है। ये पीछे गड़े मुद्दों को उठाकर लेकर आने की बात है। मैं कह रही हूँ कि आपको सलील शेट्टी की तस्वीर याद है राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में? जॉर्ज सोरोस से उनका क्या रिश्ता है? वो तस्वीर कभी लेकर नहीं आते हैं कि कहां से ये लेके आते हैं। इनको किससे गठबंधन है मैं बताती हूँ। इनका गठबंधन जो मजबूत है, जिसके साथ कोई पेंच, आप कह रहे थे ना पेंच खोजने की जरूरत, तो वहां कोई जरूरत नहीं है इनको पेंच खोजने की। एक सलील शेट्टी के साथ, जॉर्ज सोरोस के साथ, एक इनको ग्रेटा थुनबर्ग के साथ, रेहाना के साथ, इनका और भी क्या है, राहुल गांधी का बीबीसी के साथ। ये गठबंधन यहाँ मजबूत है इनके, ये गठबंधन यहाँ मजबूत है। जो ये लोग लेके आते हैं ना तस्वीर सामने, जवाब मांगते हैं, पहले इस पे जवाब दे दें कि क्या क्या गठबंधन वहां चल रहा है। बाकी जनता संतुष्ट है, लोग जो है वो तैयार है कमर कस के। भारतीय जनता पार्टी 1/3 मेजॉरिटी के साथ फिर 2024 क्लोजिंग रिमार्क्स में ले लूं। पहले शर्मा जी आपका, उसके बाद सुप्रिया, फिर रिजू दत्ता। वक्त खत्म हो रहा है। संकेत, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मंजिल पाना तो इनके लिए बहुत दूर की बात है। ये इसी तरह अगर गरुड़ में रहे तो इनको रास्ता दिखना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है, और अपना उसका मान है, अभिमान है। इनकी जितनी बातें हैं, इन्होंने जो भी बातें कही, चाहे कांग्रेस ने जिस तरह से कही, ये प्योर और प्योर लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है। और जनता अपने अपमान का बदला लगातार इनसे ले रही है। अगर लगातार लेने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्लोजिंग कमेंट सुप्रिया शिनेट। ये जो माइटी इंडियन स्टेट है, जो 56 इंच की तथाकथित छाती वाले मोदी जी चला रहे हैं, चूं से अदानी का नाम नहीं ले पाते हैं और 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरते हैं। अरे मैडम, आपके नेता बेल पे घूम रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? आपके नेता बेल में घूम रहे हैं। आपने भी काफी बोला सुप्रिया जी, कम से कम थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए। बीबीसी से डरते हैं, ये इनकी असलियत है। ये इनकी 56 इंच की छाती में चूहे का कलेजा है। ये इनकी असलियत है कि अडानी का नाम समझ नहीं आता है कि हंसूं या अफसोस करूं। विदेश मंत्री कहता है हम छोटी अर्थव्यवस्था है, हम चीन से लड़ नहीं सकते। आप सैनिकों का हौसला तोड़ने का काम करते हैं चीन के साथ। चलिए आपका लड़का एप्पल इंस्टीट्यूट में काम करता है, जिसको पैसा जॉर्ज सोरोस देते हैं। ये हमें पाठ पढ़ाएंगे कि कौन आया था कौन नहीं। अरे पहले चीन पर बोलने की हिमाकत करिए, अडानी पर बोलिए, आगे अपने संबंधों पर। चलिए क्लोजिंग कमेंट लेना है, वक्त खत्म हो रहा है। मैं रिजू दत्ता के पास जाना था। रिजू जी, वक्त खत्म हो रहा है। सुप्रिया जी, रिजू दत्ता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 2024 के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, इस देश की जनता के खिलाफ बीजेपी के होने वाले हैं। देश की जनता ये धर्म के नाम पे, नौकरी के नाम पे, चीन के नाम पे, देश के नाम पे जितना टोपी पहनाना था, इन्होंने जनता को पहना दिया। जनता की आंखें खुल गई है और मैं मानता हूं कि जनता 2024 में बीजेपी को दिल्ली की गद्दी से उखाड़ के। अच्छा ठीक है, टीएमसी फॉर्मूला है, जनता वर्सेस बीजेपी। मैं एक लाइन में लास्ट देखिए, 3 बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिन पर ये चुनाव केंद्रित होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास जो ताकत है, पार्टी तंत्र, कार्यकर्ताओं, वो सब छोड़ दीजिए। एक तो 80 करोड़ की लाभार्थी जो योजना है, जो खाद्यान्न, जो फ्री राशन मिल रहा है, वो उसकी एक बड़ी ताकत है। दूसरा हिंदुत्व, जो एक बड़ी ताकत है। कांग्रेस के पास आरोपों का बंडल है सत्ताधारी दल के खिलाफ, और जो गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, जेडीए, जेडीयू, ये उनके पास मंडल की जो सेकंड राज, कमंडल, मंडल और आरोपों का बंडल, इन तीन के बीच में होगा 2024 का। अगले हफ्ते के मुकाबले का जो टाइटल है वो विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमको देने के लिए। हम फिर चर्चा करेंगे इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबला जारी रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा का डर और बौखलाहट किसके सिर चढ़कर बोल रहा है, वो 5 बार के संदर्भ से ही पता चल जाता है। यह सच है कि भारत जोड़ो यात्रा में लाखों करोड़ों लोग आए,
जिन्होंने हाथ जोड़ के कहा 9 साल से एक आदमी की बात, मन की बात सुनकर तंग आ गए, कोई हमारी तंत्र की गढ़ की बात तो सुने। और वही काम राहुल गांधी जी ने किया। बात आइडियोलॉजी की है। बिहार में स्थिति आप देख रहे हैं, आप पूरे क्रोनोलॉजी को समझिए। पूरे देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है कि जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, जो रीजनल पार्टीज रही हैं, ये फाइट बीजेपी वर्सेस अदर्स का नहीं है, ये अदर्स वर्सेस अदर्स का है। उसमें इनको जब सुविधा की जरूरत है तो एक दूसरे को, अभी टीएमसी और यहाँ पे कांग्रेस बैठ के एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। और कल इन्हीं के नेता माननीय राहुल गांधी जी वहां पे बोल रहे हैं कि साहब टीएमसी तो बीजेपी की बी एजेंट के रूप में काम कर रही है। हाउ कम इट पॉसिबल? हम अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच अपने मुद्दे लेके जा रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी से उनको दिखा रहे हैं।